हेलो गाइस, आज बात करेंगे हम। आपने थंबनेल होगा, जो थंबनेल देखा है आपने, राजस्थान के भौतिक प्रदेश या राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए या प्रदेशों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या किया, हमने भौतिक विभाजन किया था। तो जो सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया था वो किया था हमारा पीसी मिश्रा के द्वारा। कौन? बीसी मिश्रा। इन्होंने किया था, वो किया था 1968 में। कब? 1968 में किया था। कितने भागों बांटा था? 7 भागों बांटा था। इसी प्रकार जो सेकंड विभाजन किया था वो किया था एस.के. सेन। इन्होंने भी 1968 में ही किया और इन्होंने कितने भागों बांटा था? 3 भागों बांटा था। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर भौतिक विभाजन करने वाले व्यक्ति आते हैं, वो आते हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह। कौन आते हैं? डॉक्टर रामलोचन सिंह। इन्होंने विभाजन किया था 1971 में, जिसमें इन्होंने 2 मुख्य भाग बताए और 4 उप भाग बताए और 12 लघु प्रदेशों का इन्होंने विभाजन किया था। किनका? लघु प्रदेश। ठीक है। उसके बाद की बात करें तो फिर राजस्थान को, जो राजस्थान में प्रचलित है या मुख्यतः माना जाता है, वह माना जाता है हरिमोहन सक्सेना का। किसका? हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण माना जाता है। और हरिमोहन सक्सेना जी ने कितने भागों बांटा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को? 4 भागों बांटा था, जिसमें इन्होंने प्रथम भौतिक प्रदेश बताया था, वो बताया था थार का मरुस्थल, जो पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। सेकंड था, वो था अरावली पर्वत माला। कौन सी माला? अरावली पर्वत माला। तीसरा था पूर्वी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, अरवल, भरतपुर, करौली वाला पोर्शन। चौथा है, वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम कह सकते हैं हाड़ौती प्रदेश। कौन सा? हाड़ौती प्रदेश। ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे। कितने जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया वो किसने किया था? बीसी मिश्रा। कब? 1968, 7 भागों में। एक तो याद रखने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद डॉक्टर रामलोचन 1971 वाला, और उसके बाद हरिमोहन सक्सेना का। ये हमारे तो हरिमोहन सक्सेना थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदान या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बात करेंगे थार के मरुस्थल, जो प्रथम भौतिक प्रदेश था, उसकी बात करेंगे, जिसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। देख सकते हैं, देखो समझने के लिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा राजस्थान हो गया। तो ये हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश हो गया। ये वाला कौन सा हो गया? ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल। बात करेंगे इसमें सकरा, जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल। मरुस्थल का अर्थ होता है मरुभूमि। कैसी भूमि? मरुभूमि। ठीक है। उसके बाद जैसे हम कह सकते हैं वनस्पति रहित क्षेत्र, जहाँ पर वन नहीं हो। और मरुस्थल की विशेषताओं की बात करेंगे। किसकी? विशेषताओं की। नोट से बनाते जाएं साथ साथ में। यानी यहाँ पर वर्षा की कमी होती है, अर्थात वर्षा कम मात्रा में होती है। क्या? वर्षा यहाँ पर कम मात्रा में होती है, अर्थात वर्षा की कमी। ठीक है। वनस्पति की कमी, खाद्यान्नों की कमी और कृषि योग्य भूमि भी कमी है। तो कैसे भूमि? मरुस्थल है, तो मरुस्थल में इतनी फसलें नहीं होती हैं, अर्थात प्रतिकूल प्रभाव रहता है यहाँ पर। प्रतिकूल का मतलब यह है कि मरुस्थल गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक होगा यहाँ। क्या हुआ? तापमान अधिक होगा। जैसे सारा मरुस्थल और थार का मरुस्थल, ये इसके क्या हैं? उदाहरण देखने को मिलते हैं। मरुस्थल ठंडा, जहाँ तापमान कम होगा, जैसे अटलांटिक का
थार का मरुस्थल। ठीक है, बात करेंगे थार के मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, तो वो माना जाता है टेथेस सागर का। कौन से सागर का? टेथेस सागर का अवशेष माना जाता है। किसको? थार के मरुस्थल को। रिपीट करेंगे, थार के मरुस्थल की विशेषताएं: वर्षा की कमी, वनस्पति की कमी, खाद्यान्नों की कमी, कृषि योग्य भूमि की कमी, प्रतिकूल प्रभाव, और जहाँ तापमान मरुस्थल गर्म होगा वहाँ तापमान अधिक होगा, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ मरुस्थल कैसा होगा? ठंडा होगा। ठीक है, और ये किसका अवशेष माना जाता है? थार का मरुस्थल टेथेस सागर का अवशेष माना जाता है। बात करेंगे, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ओके, इसने यूरेशिया अर्थात यूरोप प्लस एशिया को क्या कहा? यूरोशिया कहा था। तो इसने बताया था कि टेथेस सागर को 2 भागों में विभाजन हुआ, और किससे? एक का नाम गोंडवाना लैंड, एक का अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड में यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका थी, और इधर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठार, अटलांटिक और ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया। कौन सी ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। कह सकते हैं कि जो जलीय भाग है, ये जलीय भाग है हमारा, क्या? ये हमारा क्या है? जलीय भाग है, ये वाला, ये जलीय भाग है ये सब। तो इस भाग को क्या कहा? पैंथालासा। क्या कहा? पैंथालासा। और जो स्थलीय भाग था ये वाला, ये क्या था? स्थलीय भाग, इसको क्या कहा? पैंजिया कहा। क्या कहा? पैंजिया कहा है। क्या कहा है? पैंजिया। और इसके जो मध्य का भाग है उसको क्या कहा है? टेथेस सागर। क्या कहा है? टेथेस सागर। ठीक है, क्या कहा? टेथेस सागर। स्क्रीनशॉट लेते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलते हैं आगे, बात करेंगे थार के मरुस्थल टेथेस सागर का अवशेष माना जाता है। ओके, जिसके निम्न प्रमाण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? प्रमाण अर्थात साक्ष्य। खारे पानी की झीलें होने का कारण क्या है? टेथेस सागर, जैसे सांभर झील। कुलधरा गांव जैसलमेर में मछली के अवशेष मिले हैं। अवसादी चट्टानों की प्रधानता का, जिसमें खनिज तेल व कोयला का मिलना भी किसका अवशेष माना जाता है? टेथेस सागर का अवशेष माना जाता है। बात करेंगे पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम भारत में उत्पादन और उपयोग, तो उपयोग आयात होता है 84% और निर्यात होता है 16%। उत्पादन की बात करें तो मुंबई हाई बेसिन से 40% उत्पादन हो रहा है। कितना? 40%। किससे? मुंबई बेसिन से। और राजस्थान में 20% उत्पादन हो रहा है। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उपभोक्ता देश है वो है अमेरिका। कौन सी अमेरिका? अमेरिका। सेकंड है वो है चीन, और तीसरा है वो है भारत। तीसरा कौन सा है? भारत। तो गुड़ामलानी जो पेट्रोल का कुआं है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। जो विश्व की सबसे कम गहराई में पेट्रोलियम के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। कहाँ पर? बाड़मेर में। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की, स्क्रीनशॉट लेते रहें। बात करेंगे थार के मरुस्थल की विशेषताएं। तो यह विश्व का 17वां कौन सा है? 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, उपोषण दृष्टि से 9वां है। कौन सा? 9वां बड़ा मरुस्थल है। बात करेंगे मरुस्थल का मार्च। मार्च का मतलब होता है मरुस्थल का आगे की तरफ बढ़ना। मरुस्थल का आगे की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। तो मार्च कहाँ पर है? नाचना गांव, जैसलमेर, राजस्थान के अंतर्गत। नाचना गांव, जैसलमेर। और इसमें मरुस्थल में क्या बनती हैं? अस्थायी झीलें बनती हैं। क्या बनती हैं? झीलें। और जिन्हें क्या कहते हैं? प्याला, रन और टाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रन, टाट और प्याला कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे मरुस्थल को। मरुस्थल को अपने मूल स्थल से आगे की ओर बढ़ना, यानी अपने मूल स्थल जैसे यहाँ है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये यहाँ आ गया, तो यह क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल में वर्षा, मरुस्थल में वर्षा ऋतु, मरुस्थल में वर्षा ऋतु के अंतर्गत क्या बनती हैं? अस्थायी झीलें बनती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? प्याला, रन, टाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा लगभग 1500 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती थी? खड़ीनी कृषि कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खड़ीनी कृषि कहलाती थी। तो खड़ी जल संरक्षण की कैसी विधि मानी जाती है? परंपरागत विधि मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? परंपरागत विधि मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये खड़ीन वाला, तो स्क्रीनशॉट लेते रहें। बात करेंगे मरुस्थल का प्रचार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से किधर की ओर जा रहा है? उत्तर पूर्व की ओर। सर्वाधिक मार्च कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा में। कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा राज्य में हो रहा है। तथा मरुस्थल मार्च के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? बरखान, बालका स्तूप, बरखान और बालका स्तूप। ठीक है, मरुस्थल का ढाल, मरुस्थल का ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या ये मरुस्थल का ढाल है। स्क्रीनशॉट लेते। बात करेंगे मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण के लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाती है। यानी मरुस्थलीकरण की आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो लगातार निरंतर बढ़ती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं सर, जिसमें वनोन्मूलन, अर्थात वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का काटना। किसका? वनों को काटना। निर्वनीकरण, जहाँ पर वनों का समाप्त होना, वनों का समाप्त होना। जलवायु में परिवर्तन। सन 1973 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी। कब? 1973। जो कि वर्तमान में घटकर औसत वर्षा दिनों की संख्या कितनी हो गई है? 29 हो गई है। कितने दिन हो गई है? 29 दिन। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की। वर्षा कम होने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है और इसका कारण है चट्टानों का अपक्षय की क्रिया। चट्टानों में अपक्षय की क्रिया। अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का अपने स्थान पर टूट टूट कर गिरना या बिखर जाना। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। पवन के द्वारा अपर्दन भी होता है। ठीक है सर। मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना अपर्दन कहलाता है, जिसके कारण अरावली पर्वतमाला में 12 अंतराल हैं। इस कारण मरुस्थल आगे की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कौन से कारण हो सकते हैं मरुस्थल के लिए? जनसंख्या अर्थात नगरीकरण, जनसंख्या और नगरीकरण, अतिचारण और पशुचारण, और मृदा का अनुचित प्रबंधन। यानी मृदा का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि मृदा का उपयोग किस तरीका से किया जाए। देखो, हमने प्रभाव भी पढ़े, तो हम अब उनका संरक्षण भी तो करेंगे, रोकने के उपाय भी तो करेंगे मरुस्थल के, तो उनको भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं। वृक्षों रोपण करना। कौन सा? वृक्षारोपण करना। सामाजिक बांध के विकास करना, वृक्षों का रोपण करना। शेल्टर बेल्ट का विकास करना अर्थात बढ़ावा देना। एक कतार में वृक्षों का रोपण करना लाइन से, जिससे मरुस्थल रोका जा सके, वर्षा की मात्रा को बढ़ाया जा सके। मृदा का उचित प्रबंधन करना, खाई बांधना, मेड़बंदी करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, और जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, जनसंख्या पर नियंत्रण रखना। और जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो इतना शहरीकरण नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे काजरी। क्या है? काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसकी स्थापना की गई थी 1959। कब की गई? 1959। कहाँ पर की गई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जोधपुर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कि मरुस्थल को रोकना और सीमित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में, कब? 1994 17 जून को, 1994 17 जून को मरुस्थलीय दिवस घोषित किया था। क्या किया था? कि मरुस्थलीय दिवस मनाया जाए। कब? 17 जून को। ठीक है, लेकिन 17 जून
95 में प्रथम बार क्या बनाया गया था? क्या मनाया गया था? मरुस्थलीय दिवस। क्या मनाया गया था? मरुस्थलीय दिवस। 29वां मरुस्थलीय दिवस 17 जून 2023 को मनाया गया था। कब? जब 29वां मरुस्थलीय दिवस मनाया था तो वो मनाया था 2023 में। कब? 2023 में। ठीक है। इसकी थीम क्या थी कि उसकी भूमि उसका अधिकार, उसकी भूमि उसका अधिकार, उसकी भूमि उसका अधिकार। ठीक है। हर लैंड हर राइट्स, हर लैंड हर राइट्स। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहें। कायरी ने मरुस्थल को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 में। अर्धशुष्क मरुस्थल जिसकी वर्षा की वो है 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक, और अर्धशुष्क मरुस्थल 20 से 40 सेंटीमीटर तक। ठीक है। बात करेंगे शुष्क मरुस्थल को भी फिर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। जैसे बालका स्तूप युक्त मरुस्थल और बालका स्तूप मुक्त मरुस्थल। ठीक है। कितने? 2 भाग। बात करेंगे नेक्स्ट बिंदुओं की। अब एक एक से इनको पढ़ेंगे कि बालका स्तूप युक्त प्रदेश कौन से हैं और बालका मुक्त प्रदेश कौन से हैं। देख सकते हैं ये बालका स्तूप है, रेत का टीला, और रेत के टीलों का कहते हैं धरेन या धोरे कहते हैं। इसका बालपा स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50 और बालपा मुक्त 41.50। और बालू का स्तूप युक्त 40% भाग पर स्तूप आच्छादित प्रदेश कितना है? 16%। कितना है? 16%। बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की। अब एक एक से हम इनका क्या करेंगे? अध्ययन। हमारा प्रथम कौन सा है? प्रथम बालका स्तूप की बात करेंगे हम। तो हमारा प्रथम बालका स्तूप है वो है अनुदैर्घ्य। कौन सा धैर्य? अनुदैर्घ्य। अर्थात पवन की दिशा में, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालका स्तूप कहते हैं। जैसे ये पवन की दिशा चल रही है और ये हमारे क्या बनना है? बालका स्तूप बनना है। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? ऐसा विस्तार की भी एक बार चर्चा कर लें। तो आपका जिला जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी नवीन जिला बना है बाड़मेर से, जोधपुर ग्रामीण। अन्य बालुओं की तुलना में वनस्पति अधिक है। कहाँ पर? अनुदैर्घ्य बालका स्तूप में। अर्थात बालुओं की लंबाई सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पर? अनुदैर्घ्य बालका स्तूपों में। बात करेंगे नेक्स्ट बालका स्तूप की। ऐसे ले लें इसकी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। जी। अनुप्रस्थ बालका स्तूप पवनों की दिशा समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप को अनुप्रस्थ बालका स्तूप कहते हैं। कौन सा? अनुप्रस्थ बालका स्तूप कहते हैं। इसका विस्तार है वो है आपका पुंगल बीकानेर में। कहाँ पर? पुंगल बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, और रावतसर हनुमानगढ़ में। रावतसर हनुमानगढ़ में ये हमारी वायु है, पवन है, और ये हमारे क्या बनना है? बालका स्तूप 90 डिग्री। ठीक है। समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है। लिखते जाएंगे साथ साथ में, नोट्स बनते जाएं। बात करेंगे बरखन बालका स्तूप की। तो अर्धचंद्राकार आकृति क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। ठीक है। अर्धचंद्राकार, जैसे ये चंद्रा होगा, ये इधर से वायु चल रही है, न तो उधर, इधर और इधर न तो उधर। ठीक है। ये स्थिति क्या कहलाएगी? न तो उधर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? न तो उधर। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका विस्तार यानी भालेरी चूरू में, सीकर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में, कर्णी माता देशनोक बीकानेर, और सर्वाधिक कहाँ है? बीकानेर चूरू में। कहाँ पर है सर्वाधिक? चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। ठीक है। बरखान के मध्य की चौड़ाई अधिक होती है। ये देख लें, चौड़ाई देख सकते हैं आप, और किनारों पर कम होती है। पवन की दिशा वाला भाग उन्नतोदर कहलाता है। देख सकते हैं ये इधर से पवन आ रही है, ये क्या है? उन्नतोदर भाग है, और इधर नतोदर भाग है। विपरीत भाग होता है वो क्या कहलाता है? नतोदर कहलाता है। ठीक है। मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है? बरखान है। क्या है? बरखान है। सर्वाधिक गतिशील बालका स्तूप कौन से हैं?
वो बरखा नहीं है। कौन से हैं? बरखा नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्षेत्र भी पूछ लेता है इसमें कि कहाँ पर इसका विस्तार है। यस, बात करेंगे ताराबालुका स्तूप। ताराबालुका स्तूप, ये देखो तारे जैसी आकृति बन रही है, देख सकते हैं, स्टार। अर्थात अनियमित हवाओं के प्रवाह के द्वारा ताराबालुका स्तूप का निर्माण होता है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? सोहनगढ़ हनुमानगढ़ में, सोहनगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत है, और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में इसका क्या मिलता है? हमें विस्तार देखने को मिलता है। बात करेंगे पायरेडन बालुका स्तूप। ऐसा लहरदार स्तूपों को पायरेडन लहरदार या उर्मिका कहते हैं। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में होता है। कहाँ पर? संपूर्ण मरुस्थल, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर ग्रामीण है। ठीक है, ये बन रहे हैं, और इधर से क्या आ रही है? हवा आ रही है। ठीक है, ये क्या है? हवा। एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहें। वो है नेटवर्क बालुका स्तूप। ठीक है, लगातार बढ़ने वाले बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? नेटवर्क बालुका स्तूप कहते हैं। देखो, ये हो गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, तो ऐसे कतार में हो गए लगातार। और ये इधर से क्या है? वायु का प्रवाह है, हवा का प्रवाह है। ठीक है, इसका विस्तार श्री गंगानगर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। किसका? नेटवर्क बालुका स्तूप का। ठीक है, बात करेंगे सब्र कॉपीज। कौन से कॉपीज? सब्र कॉपीज। छोटे छोटे बालुका स्तूपों को सब्र कॉपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्र कॉपीज कहते हैं। विशेषता देकर भी पूछ लेता है। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, अर्थात वैसे सर्वाधिक झाड़ियों के किनारे बनते हैं। किनके? झाड़ियों के। ठीक है, जैसे ये झाड़ी खड़ी हुई है हमारी, इधर से हवाएं आ रही हैं, और यहाँ ये बालुका सब्र कॉपीज नामक बालुका स्तूप तैयार हो जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट, बात करेंगे अवरोधी बालुका स्तूप। अर्थात अवरोध के कारण, अवरोध किसी का भी हो सकता है। इसमें अवरोध जैसे पेड़ हैं, झाड़ी हैं, पर्वत हैं के कारण, और वो भी था। ठीक है, जोबनेर जयपुर ग्रामीण में, हर्ष की पहाड़ी सीकर में देखने को मिलता है, और पुष्कर की पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर में, और कुचामन में भी देखने को मिलता है। ये नागौर से बना है, नवीन जिला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। करेंगे इसकी कौन सा बॉलिक? पैराबोलिक। कौन सा बॉलिक? पैराबोलिक। बरखान का विस्तारित रूप या बरखान का विस्तारित रूप क्या कहलाता है? बरखान का विस्तारित रूप या विपरीत रूप क्या कहलाता है? पैराबोलिक कहलाता है। यानी उल्टा। बरखान कैसे बन रहा था? वो इस प्रकार बन रहा था। बात करेंगे इसकी आकृतियाँ महिला के हेयर पिन के समान होती है, जो सिर में लगाते हैं। और इसका विस्तार कहाँ है? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, अर्थात शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पर मिलते हैं? जैसलमेर में। और अधिकांश सभी प्रकार के बालुका स्तूपों का सम्मेलन कहाँ पर होता है? जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में। सीप, ये भी एक बालुका स्तूप है। जब हवा द्वारा अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप जो मिट्टी के अभाव में पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है, अर्थात जैसे इस प्रकार, ये तो पूरा हो गया ये, और इसके एक इधर से ऊपर वाला या नीचे वाला एक सींग सा नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? सीप कहलाता है, जो अनुदैर्घ्य का प्रकार है। कौन से बालुका स्तूप का प्रकार है? अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप का प्रकार है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। बात करेंगे दरियन। तो लहरदार गतिशील बालुका के स्तूपों को क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। ठीक है, लहरदार बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, सेकंड आ गया हमारा इसमें। ठीक है, 41%, 41.5
क्या है, भालका स्तूप मुक्त प्रदेश मरुस्थल है। मरुस्थल के प्रकार की बात करें तो मरुस्थल का प्रकार 3 रूप का होता है। हमदादा, जो चट्टानी पथरीला भाग होता है, जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे हमदादा कहते हैं। एर्ग, रेतीला मरुस्थल, और रैग, हमदादा और एर्ग दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, रैग कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं। हमदादा पोखरण में मिलता है, फलौदी में देखने को मिलता है और बालोतरा मिलता है, और इस क्षेत्र को सीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सीज के नाम से, क्योंकि सोलर इंजीनियर इंटरप्राइजिंग जोन है यहाँ पर। ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित किया गया था इस भाग को, सीज के। सौर ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से यह क्षेत्र क्या माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की, लाटीसीरीज। कौन सा क्षेत्र, लाटीसीरीज। भूगर्भिक जलपट्टी, भूगर्भिक जलपट्टी लाटीसीरीज क्षेत्र कहलाती है। विस्तार मोहनगढ़ से पोकरण तक, मोहनगढ़ से पोकरण तक, जैसलमेर तक। और यहाँ लाटीसीरीज के लिए प्रसिद्ध गांव है आकलबोट फासल पार्क, आकल गांव। ठीक है, आकलबोट फासल पार्क नलकूप के लिए, और चांदन नलकूप प्रसिद्ध है, जिसे हम थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, थार का घड़ा कहते हैं। सेवण घास, कौन सी घास, सेवण घास। सेवण घास गोणावाड़ की प्रजनन के लिए या उनके गोणावाड़ की शरण स्थली कहलाती है, प्रजनन स्थली भी कहलाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है, वो है क्रायोटेस नाइग्रेसिस, क्रायोटेस नाइग्रेसिस। वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जामों में। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की। तो बार चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे ये हमारी सेवण घास हो गई, ओके। ये चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहते हैं। ये हमारी पोखरण है इधर, और इधर हमारा क्या, ये मोहनगढ़ है। और यह पूरी पट्टी क्या कहलाती है, भूगर्भिक जलपट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, भूगर्भिक जलपट्टी कहलाती है। ठीक है, ये सब इसे, और ये कितना क्षेत्रफल है, 60 किलोमीटर में फैली हुई है भूगर्भिक जलपट्टी। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की। अब अगला हमारा शुष्क मरुस्थल हो गया। अब बात करेंगे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल की। किसकी, अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे हम। अर्ध शुष्क मरुस्थल के बाद फिर हमारा जो सेकंड आएगा वो आएगा हमारा अरावली, यानी फिर मरुस्थल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अरावली, अरावली के बाद पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है, तो बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल की। ठीक है, किसकी, अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे। तो ये है अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित भाग को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। ठीक है सर, अरावली पर्वतमाला के मध्य का भाग शुष्क मरुस्थल, और अरावली पर्वतमाला की जो बीच का भाग है, जैसे ये हो गया मरुस्थल और इधर होगी हमारी अरावली, तो ये बीच का भाग है, इसे कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। बात करेंगे शुष्क मरुस्थल तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में विभाजित किया था। और वो 2 भागों में कौन बांटता है इस चीज़ को, इस चीज़ को बांटती है हमारी जो 25 डिग्री समवर्षा रेखा है, 25 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो इसको 2 भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में विभाजन करती है। बात करेंगे कि जो थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये भी प्रश्न सीधा बन जाता है। शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग, शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग और अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग, कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। ठीक है, जैसे कि ये हो गई एक रेखा, एक रेखा हो गई, तो इधर ये क्या था, हमारा मरुस्थल था, क्या था, मरुस्थल। ये क्या थी, अरावली। ठीक है, तो इधर हो गया शुष्क मरुस्थल, ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो इधर का पूर्वी भाग और इसका पश्चिमी भाग। ठीक है, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को क्या करता है, स्पर्श करता है, यानी ए है,
ये हमारी क्या है 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है, ये वाली, ठीक है। और ये हमारी अरावली वाली है, और ये अर्धशुष्क मरुस्थल है, ये वाला भाग, और ये मरुस्थल। मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को, जबकि पश्चिमी भाग 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। पश्चिमी भाग 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को स्पर्श करता है। बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की, यानी शुष्क मरुस्थल प्रदेश 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा तथा 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा मरुस्थल के मध्य स्थित है। यह राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा है, जो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, जबकि पश्चिम में 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा निर्धारित करती है। ये चित्र दिया गया है, ये मालवा का मैदान हो गया, ये घग्गर बेसिन, ये शेखावटी, कौन सी वटी, शेखावटी, ये बालका स्तूप युक्त प्रदेश है, ये सब शुष्क मरुस्थल वाला, ये बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है। तो ये हमारी ये वर्षा रेखा है, ये 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, और ये वाली हमारी, ये कलर दूसरा चेंज कर लें 1 मिनट, ये वाली ये कौन सी है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, ठीक है। और ये वाली है, ये वाली कौन सी है, ये 40 डिग्री सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, ठीक है। उसके बाद और ये वाली है, ये कौन सी है 50, ये कौन सी है 50 सेंटीमीटर, यानी ये राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। और ये इसकी बात करें, ये हरा वाला भाग, ये हमारा नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि प्रदेश, और ये हमारी लूणी बेसिन, कौन सी बेसिन, लूणी बेसिन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार साथ में जी। वही हमारा मध्य का भाग है, ये क्या हमारी अरावली है, क्या है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को भी 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी अरावली पर्वतमाला, ठीक है। थार के मरुस्थल का निर्माण पैलियो आर्किक युग में हुआ, जिसे सारा मरुस्थल के चलने से पश्चिम पूर्वी पवनों के साथ लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ था, ठीक है। किसका, थार का मरुस्थल, यानी ये क्या है सारा मरुस्थल, और इधर से क्या आई है, ये हवा आ रही है, क्या आ रही है, हवा। तो ये यहाँ पर राजस्थान में थार के मरुस्थल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है पैलियो आर्किक युग, पैलियो आर्किक समय की बात है। तो थार का मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का 2,10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और पूर्ण मरुस्थल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी बात करें राजस्थान में लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई चौड़ाई है, जो लंबाई की बात करें तो वो है 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें किसकी, चौड़ाई की, तो चौड़ाई है 300 किलोमीटर, कितनी 300 किलोमीटर, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की, बात करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, ठीक है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, लूणी बेसिन। अब इनका एक एक से क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले की बात करेंगे हम घग्गर बेसिन, कौन सी बेसिन, जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, घग्गर बेसिन कहते हैं। उत्तरी भाग मालवा का मैदान, मालवा का मैदान। दक्षिणी भाग शेखावाटी, दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, शेखावाटी शुष्क मरुस्थल। पूर्वी भाग हरियाणा राज्य, पूर्वी भाग किसका है, हरियाणा राज्य का। पश्चिमी भाग की बात करें तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। जिलों की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, घग्गर बेसिन, क्या कहलाता है, घग्गर बेसिन। और इसी क्षेत्र में एक सेम की समस्या और चलती है, क्या चलती है, सेम की समस्या। ये हमारी सेम की समस्या, ठीक है। यानी जल वाष्पित और कैल्शियम का जमाव, जल की मात्रा अधिक होने के कारण सेम की समस्या आती है। और मृदा का अंतिम परत जो कैल्शियम जल, ये हो गई वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, मृदा की अंतिम परत है, ऊपरी परत, जिसमें क्या है कैल्शियम की क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है,
और जल क्या हो जाता है, वाष्पवर्जन हो जाता है जल का, ठीक है, तो ऊपर से जम जाती है। तो सेम की समस्या जल की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। जैसे जल मृदा की अंतिम परत मृदा छरिका होती है, जिसे जम करके या जा करके कैल्शियम से मिल जाती है। इस समस्या को क्या कहते हैं, सेम की समस्या कहते हैं। राजस्थान में सेम की समस्या की क्या भूमिका है, ऐसा देख तो लो कि दोनों मृदा के ऊपर आ जाते हैं, जल और कैल्शियम। जहाँ जल वाष्पित हो जाता है और कैल्शियम की परत जम जाती है, इसे सेम की समस्या कहती हैं, ठीक है। सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, किसका, जिप्सम का, और रॉक फॉस्फेट का भी प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेम की समस्या को बचाव में किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह समस्या सर्वाधिक हनुमानगढ़ में, कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में कहाँ है, बड़ोपाल में, और श्रीगंगानगर में भी देखी जाती है। क्या, सेम की समस्या, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई नदियों के द्वारा होती है। तो सेकंड चीज़ की बात करें, नाली या नट, नाली या नट या पाट, जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, नाली या पट कहते हैं, ठीक है, उसका प्रवाह क्षेत्र। और बग्गी क्षेत्र जो उपजाऊ है, जैसे श्रीगंगानगर का और हनुमानगढ़ का। सर्वाधिक अम्लीयता और क्षारीयता की समस्या देखने को मिलती है, वो मिलती है घग्गर बेसिन में। कौन सी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में देखने को मिलती है। किसकी, सेम की समस्या की, अम्लीय और क्षारीयता की समस्या की, ठीक है। बात करेंगे अगले बेसिन की, यह शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश, जिसका क्षेत्र है सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन और उत्तरी भाग। शेखावाटी प्रदेश चूने की परत पाई जाती है शेखावाटी प्रदेश में, इस कारण यहाँ जल चूने की परत से नीचे बहता रहता है। शेखावाटी प्रदेश रेतीली मिट्टी पाई जाती है शेखावाटी प्रदेश में, इसे मरुस्थलीय मिट्टी या वनस्पति की कमी के कारण यह दैनिक तापांतर यहाँ क्या रहता है, अधिक रहता है। क्या रहता है, दैनिक तापांतर अधिक रहता है। शेखावाटी प्रदेश उत्तरी भाग घग्गर बेसिन है और पूर्वी भाग अरावली का है और पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल का है और दक्षिणी भाग नागौर का है। किसमें, शेखावाटी बेसिन में, और जिसे हम नागौर उच्च भूमि कहते हैं। और नागौर उच्च भूमि से क्या करता है, स्पर्श करता है, क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। बात करेंगे अगले बिंदु की, बात करेंगे नागौर उच्च भूमि। कौन सी भूमि, नागौर उच्च भूमि। इसका विस्तार नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका, नागौर उच्च भूमि का। नागौर उच्च भूमि का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला से सटा हुआ है, पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल से और उत्तरी भाग शेखावाटी प्रदेश से और दक्षिणी भाग है वो लूणी बेसिन से सटा हुआ है। बात करेंगे इसी के अंदर, नागौर के अंदर एक पट्टी पाई जाती है जिसे जानते हैं कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, फ्लोरोसिस पट्टी और हॉच बेल्ट। कौन सी बेल्ट, हॉच बेल्ट। अर्थात मेड़ता नागौर से लेकर पुष्कर के मध्य की जो पट्टी है उसे क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी कहते हैं या हॉच बेल्ट कहते हैं। एक बार इसके साथ में स्क्रीनशॉट ले लें संपूर्ण की, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बात करेंगे प्रोफेसर हरिमोहन शंकर शर्मा, HS शर्मा, हरिशंकर शर्मा के अनुसार यहाँ खारे पानी की क्या पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं। और वो झीलें किसका अवशेष है, तैथिस सागर का। किसका, तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है, ठीक है। सॉरी, ये बोल रहा है हरिमोहन सक्सेना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शर्मा, HS शर्मा, क्या यहाँ खारे पानी की झीलें हैं वो तैथिस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि सागर के जल में मैग्नीशियम की क्या है, यहाँ अधिकता है। क्या है, मैग्नीशियम की क्या है, अधिकता है, जबकि इस तत्व यहाँ क्या है, इसकी कमी है। क्या है, कमी है। तो इस प्रदेश, इस क्षेत्र में कुचामन और नावा जो अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। नागौर उच्च भूमि समुद्र तल से 300 से 500 मीटर है। कितनी है, 300 से 500 मीटर दूर है तल से। तो समुद्र तल
का उच्च जल स्तर है। और भारत में समुद्र तल का मापन चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। किससे? चेन्नई तमिलनाडु से किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु, बात करेंगे लूणी बेसिन। कौन सी बेसिन? लूणी बेसिन। इसका विस्तार अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, जालौर, सांचौर नवीन जिला, बालोतरा नवीन जिला, बाड़मेर। नदी बेसिन का अर्थ होता है एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ। एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ याद करते रहें। साथ ही साथ में इसका उत्तरी भाग नागर उच्च भूमि से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है? नागर उच्च भूमि से। और दक्षिणी भाग गुजरात से और पूर्वी भाग अरावली पर्वत माला से। कौन सी माला से? अरावली पर्वत माला से। और पश्चिमी भाग सटा हुआ है वो शुष्क मरुस्थल से। किससे? शुष्क मरुस्थल से। ठीक है, बात करते हैं इस क्षेत्र में, कौन से में? लूणी बेसिन क्षेत्र में 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वो कौन से ज़िले में पाई जाती हैं? बालोतरा ज़िले में। कौन से ज़िले में? बालोतरा ज़िले में स्थित हैं, जिन्हें पीपलूद में मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा होती है। पीपलूद में मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पीपलूद भी कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में। कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में। ठीक है, यह माउंट आबू या मरुस्थल माउंट आबू भी कहते हैं इसको। पीपलूद के इस कारण पीपलूद को क्या कहते हैं? मरुस्थल माउंट आबू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। कौन से बिंदु? महत्वपूर्ण बिंदु। नखलिस्तान। कौन सा स्थान? नखलिस्तान। मरुस्थल में किसी झील के चारों ओर या चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? नखलिस्तान कहते हैं। जैसे कि ये झील है और इसके किनारे क्या हो जाए? चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाए। ये हरियाली हरियाली हो जाए तो ये क्या है? नखलिस्तान है। क्या है? नखलिस्तान है। जैसे कोलायत झील बीकानेर राजस्थान में ये देखने को उदाहरण मिलता है। बात करेंगे बालासन। कौन सी सन? बालासन या बालसन। मरुस्थल क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य स्थित झील। जैसे कि एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया और इसके मध्य में ये क्या बन गई है? सा झील बन गई है। और इस झील को क्या कहते हैं? सा बालासन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालासन या बालसन कहते हैं। निर्माण हो जाता है जिसे बालसन कहते हैं। इसका उदाहरण देखने को मिलता है हमें राजस्थान के अंतर्गत सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील। वो कहाँ पर है? आपकी डिस्ट्रिक्ट जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, बात करेंगे अगले बिंदु की। बात करेंगे इन पर्वतों के मध्य जब जल समाप्त हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बजादा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजादा कहते हैं। जैसे ये पर्वत था, इसके मध्य में जल था, ये खत्म हो जाए तो इसे बजादा कहेंगे। थार के मरुस्थल को निम्न नामों से जाना जाता है। लीबिया व मिस्र में सिटर कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान में कार्डम कहते हैं और पाकिस्तान में चेलिस्तान कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान में थार का मरुस्थल कहते हैं। बात करेंगे थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने संभागों और जिलों में विस्तारित है? वो है 7 संभागों में। बीकानेर संभाग में कौन कौन से शामिल है? आपका अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। इसमें 4। बात करेंगे पाली संभाग तो पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। इसमें भी कितने हैं? 4। उदय संभाग में जो उदयपुर संभाग है उसमें 1 है, केवल 1। ठीक है, अजमेर संभाग में अजमेर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर। जयपुर संभाग में जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली
भैरोड। सीकर संभाग में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ठीक है। बात करेंगे इसरो की, तो इसरो ने रिपोर्ट 2007 में निकाली के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 67% पर भाग पर क्या है, मरुस्थल है। देखिए राजस्थान के कुछ भौगोलिक क्षेत्र में कितने हैं, 61% है। 61.11% भाग पर क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मरुस्थल। ठीक है। अरावली के पश्चिम भाग में 58% भाग पर क्या है, मरुस्थल है। थार के मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। ठीक है। थार के मरुस्थल भारत के निम्न 4 राज्यों में, कितने में, 4 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन से हैं सभी राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो याद करने की इसकी ट्रिक देख लें आप। यस, GRHP, GRHP, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, याद हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बिंदु की बात करेंगे, GRH, ठीक है, GRHP याद कर लेंगे इसको। कितने राज्यों में, 4, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। ठीक है। ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल को क्या कहा है, रुक्ष प्रदेश कहा है, सूखा प्रदेश। रुक्ष का मतलब होता है सूखा। श्री गंगानगर और बाड़मेर तक क्षेत्र महान मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक। विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता मरुस्थल भी कहलाता है। जैव विविधता मरुस्थल भी कहलाता है। क्या, थार का मरुस्थल। जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र में पादप और जीव जंतुओं की संख्या से लिया जाता है कि उसमें जीव जंतु कितने निवास कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। हेलो दोस्तों, अब इसको यहीं क्लोज करते हैं। बात करेंगे अब अगले अध्याय में, अगली वीडियो के द्वारा फिर मिलेंगे। तो अब बात होगी नेक्स्ट विभाजन की, और जो विभाजन आएगा अब आएगा वो आएगा अरावली का। कौन सा आएगा, अरावली वाला विभाजन आएगा। कौन सा, किसके, कौन से भौतिक विभाजन की बात करेंगे, अरावली की। कौन सी वाली, अरावली। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं। इसलिए मुझे और वीडियो बनाने के लिए आपसे मोटिवेशन मिले। प्रत्येक का कमेंट पढ़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।